नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने छठा समन जारी किया है और इसके तहत उन्हें पूछताछ के लिए आज रांची के ईडी दफ्तर बुलाया गया है और इस पर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। तो राज्य के महामहिम को अब कदम उठानी चाहिए, बर्खास्त कर देनी चाहिए। समन पर समन, पहला समन, दूसरा समन, तीसरा समन, चौथा समन, पांचवा समन और अब ये एक और छठा समन। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से समन भेजे जाने का सिलसिला जारी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को छठा समन भेजकर मंगलवार को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाया है। इससे पहले सीएम को 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर और 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल होने नहीं पहुंचे। यहां तक कि इसके खिलाफ सीएम हेमंत सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, पर उन्हें राहत नहीं मिली थी। अब जबकि ईडी ने छठा समन भी भेज दिया है, तो एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्म है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सीएम को कानून का सम्मान करना चाहिए और अगर वो अब भी नहीं जाते हैं तो राज्यपाल को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अब कदम उठानी चाहिए। जो कानून को धत्ता बताता हो, कानून को जो ठेंगा दिखाता हो, फिर वैसे आदमी के साथ क्या सलूक होना चाहिए, बर्खास्त कर देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने ईडी की कार्रवाई को विकास बाधित करने वाला करार दिया है। न्यायालय भी है इस देश में और स्वाभाविक तौर पे हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे कि किस प्रकार हमें परेशान किया जा रहा है। झारखंड के विकास की बाधित करने का उनका एक हथकंडा है ईडी और सीबीआई। वो हथकंडा को अपना रहे हैं और ईडी और सीबीआई कहीं आप लोग बताइए कि किसी बीजेपी के घर में कहीं गई हो या बीजेपी के पास कोई आय से ज्यादा संपत्ति है कि नहीं। अब सबकी नजर मंगलवार पर टिकी है। क्या छठा समन मिलने के बाद हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त कैश की गिनती पूरी हो गई है और 4 दिन तक चली काउंटिंग में कैश का आंकड़ा 351 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कैश जब्ती का यह आंकड़ा देश में किसी भी छापेमारी में अब तक का सर्वाधिक है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त कैश गिनती की ये तस्वीरें हैं। वीडियो में एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है। हॉल में बहुत बड़ा टेबल और टेबल पर अनगिनत पड़े नोटों के बंडल। नोट सिर्फ सेंटर टेबल पर ही नहीं बल्कि पूरे हॉल में सिर्फ नोट की गड्डियां बिखरी पड़ी हैं। और साथ में दिख रही है नोट गिनने वाली मशीनें। और ये वीडियो देखकर हैरान हो गए होंगे क्योंकि पूरी जिंदगी में एक साथ इतने नोट देखने को शायद ही मिले हों। यही वजह है कि मन में यह सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये कितने रुपए हैं। तो आइए सवाल का जवाब हम देते हैं, वो भी पूरी खबर बताते हुए, क्योंकि ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त कैश की गिनती पूरी हो गई और 4 दिन तक चली काउंटिंग में कैश का आंकड़ा 351 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कैश जब्ती का ये आंकड़ा देश में किसी भी छापेमारी में अब तक का सर्वाधिक है। जब्त कैश में सबसे ज्यादा 284 करोड़ रुपए बोलांगीर में मिले, जहां सांसद की कंपनी बीडीपीएल और बीएसआईपीएल में छापेमारी हुई। आपको बताएं कि पिछले दिनों आईटी विभाग ने ओडिशा के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापा मारा था। इसमें कैश के साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। यानी बात सिर्फ कैश तक ही सीमित नहीं है।
इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान ओडिशा में एक्सिस बैंक के टिटलागढ़ ब्रांच के लॉकर से बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण मिले। आईटी डिपार्टमेंट के अफसरों ने एक्सिस बैंक में 3 लॉकर की जांच पड़ताल की। संजय साहू की पत्नी की मौजूदगी में आयकर विभाग के अफसरों ने तीनों लॉकर खोले। 3 में से 1 लॉकर में सोने के गहने बरामद किए गए। फिलहाल आईटी विभाग इसकी जांच कर रही है। कितना चीज हुआ है, क्या हुआ है? मालूम नहीं। हाँ, तो इंक्वायरी कहा था, क्या क्या जांच हुआ सर? क्या क्या जांच हुआ? जांच क्या क्या हुआ? कैश की गिनती पूरी हो जाने के बाद माना जा रहा है कि अगले सप्ताह से आरोपियों को पूछताछ के लिए समन भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि उससे पहले सियासी बयानबाजी और सवाल का दौर भी जारी है। कांग्रेस सांसद के इस कांड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियों की चुप्पी पर सवाल किया है। पूछा है कि आप लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे? सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब ये पैसा काला है सफेद है ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कोई इतना ज्यादा कैश अपने ठिकानों पर कैसे रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमित शाह के बिहार दौरे के बाद जेडीयू में सरगर्मी तेज हो गई है। अमित शाह के दौरे के अगले ही दिन जेडीयू ऑफिस में पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी के साथ ही प्रमंडलीय अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई और इस बैठक के तुरंत बाद सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का बिहार दौरा क्या हुआ? बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। सबसे ज्यादा हलचल सत्ताधारी दल जेडीयू के अंदर देखने को मिल रहा है। शाह के दौरे के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि जेडीयू दफ्तर में बड़ी बैठक होने लगी। पार्टी के तमाम विधायक एमएलसी के साथ साथ इस बैठक में पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, प्रमंडलीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और जो भी बड़े नेता हैं वो इस बैठक को लीड कर रहे हैं और इस बैठक में जेडीयू के तमाम विधायक और एमएलसी, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी सहित जो प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। कहने को तो ये बैठक 24 जनवरी को वेटनरी ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती समारोह पर जेडीयू की बड़ी रैली की तैयारी की समीक्षा हुई, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य मकसद आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा करना था। इस कयासबाजी को इस बात से बल मिल रहा है कि जेडीयू ऑफिस में बैठक के तुरंत बाद सीएम आवास में भी बैठक हुई और खुद सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। बताया भी जा रहा है कि जेडीयू पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी रणनीतियां भी बना रही है, लेकिन इस बीच में अति पिछड़ा नेताओं को बुलावा दिया गया है एक अन्य मार्ग में कि कर्पूरी जयंती के दौरान जो रैली होने वाली उसकी तैयारी कैसी है, क्या कुछ है। चूंकि इसके पहले भीम संसद के दौरान जेडीयू ने एक बड़ी रैली की थी और अब जेडीयू की कोशिश है कि अति पिछड़ा वोटर जो बिहार में 36% के आसपास है उसे साधा जाए और इसी को लेकर एक बड़ी रैली की तैयारी की गई है। वैसे तो अमित शाह का ये कोई सियासी बिहार दौरा नहीं था, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने पटना आए थे। इस बैठक की वजह से करीब 1.5 साल बाद गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक मंच पर आए, लेकिन उनके जाते ही जेडीयू के अंदर हलचल तेज हो गई और जेडीयू के नेता काफी एक्टिव हो गए, जिसकी चर्चा सियासी गलियारे में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 पर बोलते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब भी अनुच्छेद 370 हटाने को गलत बता रही है। उन्होंने कहा कि अलगाववाद से आतंकवाद का जन्म हुआ और अलगाववाद को अनुच्छेद 370 जन्म देती थी। साथ ही अमित शाह ने कहा कि पीओके भारत का है, कोई 1 इंच जमीन नहीं छीन सकता है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सही नहीं मान रही। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है। वहीं अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी भी बताया। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में है। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं, वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में 2-2 हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं सकता। मान्यवर, हमने 24 सीटें, इन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इन्होंने ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय पूल में रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया और इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। बिहार से आरजेडी के सांसद मनोज झा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संसद में करारा जवाब दिया। मनोज झा ने कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे, जिस पर अमित शाह ने आपत्ति जताते हुए अपना जवाब भी दिया। दरअसल आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में पीठासीन सभापति जगदीप धनखड़ को संबोधित करते हुए कहा कि सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इन सदन में। आरजेडी सांसद की बात अमित शाह को नागवार गुजरी। उन्होंने सदन में खड़े होकर सभापति को संबोधित करते हुए कहा कि मनोज झा ने क्रॉस स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। अमित शाह ने कहा कि वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे हैं? हम तो सदैव कश्मीर के हैं। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आप कह दो कि मैं कश्मीर का नहीं हूं। आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में, मैं था उस दिन। उन्होंने बड़ा ग्रॉस स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे? हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिहार में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गड़बड़ी की बात सामने आई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मृतकों को भी पीएम आवास योजना के तहत राशि का भुगतान कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि इस योजना के तहत अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार कर मुर्दों के नाम पर भी घर आवंटित किए गए हैं। हालांकि इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। नीचे से लेके ऊपर तक आवेदन दिया है, फिर एक्शन क्यों नहीं होना? सरकार का सत्ता के दबाव में पदाधिकारी इतने लाचार और बेबस क्यों हैं?
और अगर जो ये है बड़ा घोटाला है तो ये उच्च स्तरीय जांच कराए, हाईकोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई को दे कि भारत सरकार के ये अरबों रुपया का घोटाला किया गया है और इस घोटाला में जो जो पदाधिकारी या सत्ता से जुड़े लोग हैं उस पर एक्शन हो। ये कमीशन खोरी करने वाले लोग जांच कराने से भाग रहे हैं। किसी भी कीमत पर अनैतिक काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी कीमत पर जो सरकार का नियम है, सरकार का जो कानून है और देने के लिए जो नियम बने हुए हैं, अगर उल्लंघन उसका कोई भी अधिकारी करेंगे, कोई भी व्यक्ति करेंगे तो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। अगली खबर अयोध्या से है, जहां राम जन्मभूमि परिसर में जटायु की प्रतिमा लगाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जटायु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले राम भक्तों को याद किया जाएगा। ये तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, राम जन्मभूमि परिसर में। ये देखिए जटायु की तस्वीर, प्रतिमा जो है वो लगाई गई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, जब मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो उससे पहले इस प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। रांची में बारिश के बाद बढ़ी ठंड से राहत देने के लिए चौक चौराहों पर अब अलाव जलाए जा रहे हैं। रांची नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार ने के निर्देश पर शीतलहर को देखते हुए शाम ढलते ही कई इलाकों में अलाव जलाए जा रहे हैं। साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी अलाव जलाने को कहा गया है। देखिए, अभी जो बारिश के बाद और जो शीतलहरी का भी प्रकोप चल रहा है, तो जो भी प्रमुख स्थल है जहाँ पे रात में खासकर जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कुछ जो इम्पोर्टेंट चौक चौराहा है जहाँ पे रिक्शा पुलर हो या रात में जो लोग दुकानों में काम करते हैं और फिर अपने घरों की तरफ जाते हैं, तो वैसे जगह पे हम लोग ये संध्याकालीन ये अलाव की व्यवस्था किए हैं। और अगर और कहीं से भी डिमांड आते हैं, ज़रूरत होती है, तो वो भी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के कोशिश है कि शीतलहरी के प्रभाव में निगम भी लोगों को जो रात में जिनको मजबूरी में कार्य करना पड़ता है तो उनके लिए व्यवस्था की गई। अगली खबर रांची से आपको बता दें, रांची में पार्किंग के नाम पर एक बार फिर से अवैध वसूली का खेल शुरू हो गया है। कई जगह पर तय रेट से डबल चार्ज वसूला जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम ने ठेकेदारों को पार्किंग स्थल पर रेट चार्ट लगाने को कहा है। इसमें 3 घंटे के लिए 2 पहिया वाहन से 5 रुपए और 4 व्हीलर से 20 रुपए लेने को कहा गया है। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कही गई है। उनको एक नोटिस जारी किया है कि वो पार्किंग स्पेस पे वो जो तालिका है रेट चार्ट वो लगाएंगे और खास साथ साथ जनता से भी अपील है कि वो जो निर्धारित पार्किंग शुल्क है वही भुगतान करें। सरकार ने गरुड़ को विलुप्त पक्षी घोषित कर दिया है, लेकिन कंबोडिया और भारत के 2 राज्यों में गरुड़ की संख्या बढ़ रही है। असम और बिहार में गरुड़ों की संख्या में इजाफा हुआ है। भागलपुर के कोसी कदवा इलाके में गरुड़ काफी संख्या में पाए जाते हैं और लगातार इसकी संख्या भी अब बढ़ रही है। विश्व भर में गरुड़ की संख्या 1200 से 1800 है, जिसमें कि 600 से अधिक गरुड़ भागलपुर में है। भागलपुर नगरछिया के कदवा इलाके में गरुड़ खुद को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ का वातावरण गरुड़ के प्रजनन और प्रवास के लिए अनुकूल है। वहीं स्थानीय लोग भी गरुड़ को भगवान की तरह मानते हैं और उन्हें पूजा भी जाता है। भागलपुर सुंदर वन में गरुड़ पुनर्वास केंद्र बनाया गया है, जो भारत का पहला गरुड़ पुनर्वास केंद्र है। हम लोगों ने ये पता लगाया कि इनको खतरे क्या क्या हैं, उनको पहले निपटाया जाए। फिर हमने कहा कि ये जिन पेड़ों पर प्रेजेंट कर रहे हैं उन पेड़ों को भी आप सुरक्षा कीजिए। तो इन सब चीजों को लेकर जब गरुड़ों को यहाँ सुरक्षा मिली तो इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। इतनी अप्रत्याशित वृद्धि किसी भी विलुप्त होने वाले जीव की शायद ही कभी हुई हो।
बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने को लेकर बिहार सरकार ने अच्छी पहल की है। अब बिहार में उद्योग लगाने को लेकर भूमि की पूरी जानकारी मिलेगी। उद्योग के लिए लैंड कन्वर्जन प्रमाण पत्र भी मिल सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने लैंड कन्वर्जन पोर्टल की आज शुरुआत की है। सभी जिले के डीएम अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा के बाद प्रमाण पत्र को जारी करेंगे। कृषि भूमि गैर कृषि परियोजनों के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010 के अंतर्गत लैंड कन्वर्जन पोर्टल को आज लॉन्च करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। और इस पोर्टल के लॉन्च करने का उद्देश्य है कि कोई भी बिहार में जो औद्योगिकरण की तरफ बिहार बढ़ रहा है, तो गैर कृषि कार्यों के लिए जमीन के संपरिवर्तन की जो आवश्यकता होती है उसमें काफी समय लगता था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।